क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस चैप्टर के अंदर हमको जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो कम नज़र आती हैं और हमको वर्किंग वाली चीज़ें या न्यूमेरिकल वाली चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं। और ये चूँकि हमारा क्लास 11th का पहला चैप्टर होता है तो कहते हैं ना सर मुंडाते ओले पढ़ना, कि हम जैसे ही बाहर निकले खतरे हमारे सामने आ गए। हम अभी 10th करके आए हैं और अभी पहले ही चैप्टर में ढेरों न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड है। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th के सारे फॉर्मूले एक साथ एक ही वीडियो में लेके आया हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि हर एक फॉर्मूले का डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत से भैया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। और लाल वाला घंटा उसको भी प्रेस कर दो, ये दो काम कर दो। लेट्स स्टार्ट ऑल फॉर्मूले ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें एक ऐसा फॉर्मूला जो छुपा हुआ फॉर्मूला है जिसमें कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर का खेल आता है। जैसे कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, नीचे Z लिखा हुआ है, ऊपर A लिखा हुआ है, तो Z जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, A जो होता है वो होता है मास नंबर। Z बराबर P बराबर E, Z इक्वल टू P इक्वल टू E, मतलब Z का मतलब प्रोटॉन के नंबर, इलेक्ट्रॉन के नंबर, और A का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल कर दो तो वो मास नंबर से हमारा निकल आता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी हमें कभी कभी ज़रूरत प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालने में पड़ जाती है। दूसरी चीज़ एक W इक्वल टू mg। W इक्वल टू mg एक फॉर्मूला है। W है वेट, m है मास और g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू 9.181 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये हमारा वेट से रिलेटेड भी एक फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला आप बुक में सीक्वेंस देखिए, मैं NCERT रखे हुए अपने पास। अब डेंसिटी इक्वल टू हमारा मास अपॉन वॉल्यूम एक फॉर्मूला होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और जो डेंसिटी की यूनिट होगी, अगर मास को हम MKS में रखें किलोग्राम और ये हो गया मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका फॉर्मूला हो जाएगा। किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए, टेम्परेचर को मेज़र करने के 3 फॉर्मूले हैं। आपका एक फॉर्मूला है एक यूनिट ऑफ टेम्परेचर। कोई आपसे पूछे कि भैया टेम्परेचर के कौन कौन से यूनिट है, तो आप बताइए। एक है सेंटीग्रेड या सेल्सियस, और एक है केल्विन, और एक है फ़ारेनहाइट। ये 3 यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे आप याद करने के लिए KFC आप सब लोग जानते हो, ये KFC ही है आपका KFC, ठीक है। C जो है आपका सेल्सियस है, K केल्विन है और F फ़ारेनहाइट है। तो इसका जो फॉर्मूला पहला होता है कि K बराबर K इक्वल टू C प्लस 273। अगर डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर है और उसमें आप 273 ऐड कर दोगे तो टेम्परेचर केल्विन में निकल आएगा। और दूसरा ये देखिए, C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। K जो होता है वो केल्विन में होता है और जो C होता है वो टेम्परेचर सेल्सियस में होता है, और जो F में होता है
वो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में। 3 में हमारे होते हैं टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ पर एक लिखूँ, देखिए केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, तो ये 3 हमारे टेम्परेचर होते हैं और इसमें मोस्टली हम लोगों को केमिस्ट्री में केल्विन टेम्परेचर को ही हमको यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा 1 2 3 4 ये हो गया हमारा, ये हमारे 3-4 फार्मूले हो गए, 4 फार्मूले हमारे हो गए। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ, केल्विन और डिग्री एब्सोल्यूट। देखिए ऐसा होता है कि डिग्री सी लिखा है तो इसका मतलब है डिग्री सेल्सियस, और अगर डिग्री एफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन डिग्री ए लिखो या के लिखो एक ही बात है, इसका मतलब है डिग्री एब्सोल्यूट और केल्विन। चाहो तो बस इसको डिग्री एब्सोल्यूट मान लो और चाहो तो आप इसको केल्विन मान लो। तो डिग्री एब्सोल्यूट या केल्विन, तो एक कभी कभी कंफ्यूजन होता है। ये आपका इससे रिलेटेड फॉर्मूला हो गया, रिलेटेड विद टेम्परेचर। ठीक है, ये भी 4 फॉर्मूले हमारे हुए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें। अगर हम 5वें नंबर के फॉर्मूले पे जाएं और सिग्निफिकेंट फिगर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसमें कोई ऐसा खास मुझे फॉर्मूला नहीं नज़र आ रहा है, कोई खास फॉर्मूला नहीं नज़र आ रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन एनी केमिकल प्रोसेस। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आप लगा सकते हो। अब 6वें नंबर के फॉर्मूले में हम आते हैं कि देखिए एक AMU या एक U बराबर क्या होता है। तो एक तो आपका फॉर्मूला हुआ 1/Na इंटू ग्राम। ठीक है, AMU का फुल फॉर्म याद कर लो। अच्छा प्यारे बच्चों, आपका इससे रिलेटेड एक पूरा फुल चैप्टर मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, आई लिंक पे आपको दिख जाएगा, और या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं डिटेल दे दूंगा, जिसमें कि इस चैप्टर का पूरा फुल चैप्टर उसका मैंने थ्योरी का पार्ट बनाया हुआ है। तो आप उसको भी पढ़िएगा। ये मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले निकाल के दे रहा हूँ। तो ये एटॉमिक मास यूनिट हो गया, और U को हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। एक AMU एक U का मतलब एक ही होता है। इसको अगर हम आगे बढ़ें तो 1.66 इंटू 10 की पावर -34 ग्राम। हम ये एक वैल्यू एवोगैड्रो नंबर वाली भी याद कर सकते हैं, और एक हम अपनी ये वैल्यू भी याद कर सकते हैं। 7वें नंबर पे फॉर्मूले में मैं एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आपके एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हो गई। तो AMU में और इसके बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज एटॉमिक मास शॉर्ट में हमने लिख लिया AM,
तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कि 2 हो सकता है कि 2 से ज़्यादा। यहाँ पर जो टर्म हमारे आए हैं m1 मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप और x1 परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, पहले आइसोटोप का जो भी परसेंटेज होगा वो दिया होगा आपका क्वेश्चन में, एंड सो ऑन। मान लो कि आइसोटोप 2 हैं तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2 लगा देंगे। मान लो कि 2 से ज़्यादा है तो प्लस करके हम तीसरा वाला भी जोड़ देंगे। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास m1x1 प्लस m2x2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन। और अगर ये परसेंटेज है तो आपको ध्यान रखना है कि x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू 100 होना चाहिए। ठीक है, ये इनका सबका जो टोटल है वो वैल्यू आपकी 100 होनी चाहिए। नवा जो फॉर्मूला है हमारा, अगला फॉर्मूला, उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे हमको किसी का अगर मान लीजिए मोल कॉन्सेप्ट का हमें फॉर्मूला लेना है तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू ग्राम में मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम लीटर एट STP अपॉन 22.4। ये आपका एक जनरल फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे टर्म्स हैं उनको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक हमारा बना, ये हो गया मास इन ग्राम, mm हो गया मोलर मास, n हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स हमारे एटम, आयन या मॉलिक्यूल में से कोई भी हो सकता है। एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। Na जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर होता है जिसकी वैल्यू 6.0221367 इंटू 10 की पावर 23 होती है अगर एग्जैक्ट हम ले NCERT के हिसाब से, और अदरवाइज हम लोग सॉल्व करने पर इतनी वैल्यू लेते हैं, दैट इज़ ऑलवेज सफिशिएंट। सो ये हमारा फॉर्मूला है और इसी से अब और फॉर्मूले बन के सामने आएंगे, जैसे कि आप इन दोनों को बराबर कर दो, जो कठिन क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के काम में आएंगे आपके। और वो हो गया, और V वॉल्यूम हो गया एट STP, कोई दिक्कत नहीं है आपको ना, कहो तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, V जो है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर, लीटर में वॉल्यूम होगा डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये हमारा एक फार्मूला हुआ। अब इन फार्मूलों में इन दोनों को इक्वल कर दो। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ मोल के तो 3 फार्मूले हो गए, लेकिन अब इससे एक फार्मूला बना सकते हो कि ग्राम में मास अपॉन मोलर मास, ये वैल्यू आप N अपॉन Na के बराबर कर दो। ये हमारा 10वां फार्मूला हो गया। 11वें फार्मूले में इन दोनों को इक्वल कर दो, N अपॉन Na इक्वल टू वॉल्यूम लीटर एट STP अपॉन 22.4, एक ये बन गया। 12वां फार्मूला कि अब हम इसको इसके बराबर कर दें डायरेक्ट, तो ग्राम में मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाई 22.4। ये वाला जो बोर्ड पे जो कुछ भी फॉर्मूले लिखे गए हैं ये आपके मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको पूरे फॉर्मूले
दिए गए हैं। एक मैं इसमें और फिट कर देता हूं, STP फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पे टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm। तो ये हमारा नंबर 13 हो गया। ये जो फॉर्मूले हैं ये सब मोल कॉन्सेप्ट पे लगेंगे आपके, बहुत काम का है ये, सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूले हैं आपके। अच्छा, 14th फॉर्मूला देखिए। अब आप 14th जो फॉर्मूला है वो है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला होल n। यहां पर MF क्या, MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और EF इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और n को कुछ नहीं, n फैक्टर कर दो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला होल n, ठीक है ना। जैसे मान लो कि इंपेरिकल फॉर्मूला है CH2O और n की वैल्यू मान लो 2 है, तो ये 2 सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये C2H4O2 बन जाएगा। तो ये तरीका होता है। और 15वें नंबर पे क्या है, n क्या होता है, n, तो n इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ये हमारा 15वें नंबर का फॉर्मूला आ गया। एक चीज मैं आपको इसमें और बता दूं कि कभी कभी इसके अंदर ये हो जाता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म मास हमको दिया गया, इंपेरिकल फार्मूला मास दिया गया, हाँ दोनों को डिवाइड करके n निकाल लेते हैं और n की वैल्यू क्या होती है कि ये होल नंबर होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, एक ये भी फॉर्मूला होता है जिसमें Vd का मतलब हुआ वेपर डेंसिटी। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 16 हो गया। अच्छा, अब आप देखिए, अब एक लिमिटिंग रिएजेंट फॉर्मूला ही मान लो आप, लिमिटिंग रिएजेंट द रिएक्टेंट which is completely consumed in a given chemical reaction। ऐसे रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए किसी केमिकल रिएक्शन में, पूरी तरह से खत्म हो जाए, और लिमिटिंग reagent will give amount of product। जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वही हमारा प्रोडक्ट के अमाउंट को निकालेगा। तो ये हमारे देखिए 17 तक फॉर्मूले हो गए। अब जो फॉर्मूले हैं वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के हैं। 18 नंबर से मैं देखिए
ये फॉर्मूले हैं आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के। इससे रिलेटेड भी वीडियो मैं बना चुका हूँ न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड। चलिए, मोलैरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हुआ। और अगर हमें मोल को फर्दर तोड़ना है तो अक्सर ग्राम में मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। जहाँ तक अगर हमें यूनिट की बात करनी है तो यूनिट इसका या मोल लीटर इनवर्स लिखें या कभी कभी हम एम लिख देते हैं, एक ही बात है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ, ये फॉर्मूला हुआ मोलैरिटी का। अब हम आते हैं मोलैलिटी में, तो मोलैलिटी हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, इसमें हमने केजी में वेट लेना है सॉल्वेंट का। अच्छे से याद करिए ये फॉर्मूला। इसका यूनिट हो गया मोल पर केजी, या फिर इसको हम शॉर्ट में स्मॉल एम भी लिख देते हैं। ये हमारा बी नंबर का हुआ। अभी सी नंबर पे हम आए। मोलैलिटी के बाद हमारा हुआ मोल फ्रैक्शन, इसको एक्स से डिनोट करते हैं। वैसे ये है साई, CHI, चाय भी कभी कभी पढ़ देते हैं। ये दो होते हैं, एक होता है सॉल्यूट का, इसको आप ऐसे लिख लो N1 अपॉन N1 प्लस N2, और एक होता है सॉल्वेंट का, इसको आप ऐसे लिख लो। और फिर अगर हम इन दोनों को टोटल कर दें, यानी एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप इसको ऐड करके देख भी सकते हो। ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इट डजंट हैव एनी यूनिट। ये एक आपका वो है यूनिट, क्या कहते हैं, आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है आपकी। ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन। ये हमारे यूनिट चल रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के, जिस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, और वो टॉपिक 12th लेवल में भी हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अब हमारा जो टर्म अगला चलता है वो एक टर्म परसेंटेज की फॉर्म में चलता है। परसेंटेज में चलता है, 3 है इसमें। पहला है परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज W/W, ऐसे इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये परसेंटेज बाई मास होता है। इसको फॉर्मूला इसका हमको लगाना है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि परसेंटेज W/W इक्वल टू W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज हो गया। परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। यहाँ पर W1 मास ऑफ सॉल्यूट, W2 मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर देखें तो W1 प्लस W2 टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। टोटल हो गया, दोनों का टोटल हो गया, वो हमारा हो गया W1 प्लस W2। और यूनिट वाली कोई इसमें बात ही नहीं है, यूनिट का इसमें कोई चक्कर है ही नहीं, क्योंकि परसेंटेज है। उसी तरीके से परसेंटेज, ये वैसे एनसीईआरटी में ये वाला नहीं दिया हुआ है, और परसेंटेज V/V,
इसका जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होगा। परसेंटेज v बाई वी इक्वल टू v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू 100। ठीक है, अब आप अगर इस पे गौर से देखो तो v1 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और v2 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और v1 प्लस v2 है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का वो होगा हमारा v1 प्लस v2। तो ये हमारा हुआ परसेंटेज बाई वॉल्यूम। और जो तीसरा हमारा होता है वो होता है परसेंटेज w बाई v, मतलब कि मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब हुआ कि मास अपॉन वॉल्यूम के टर्म में है तो परसेंटेज w बाई v इक्वल टू w अपॉन v इंटू 100। ये हमारा सिस्टम होता है, और यहाँ पर W ये सॉल्यूट का मास होता है ग्राम में, और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, और ये वैल्यू हम लोग मिलीलीटर में रखते हैं। तो तीन इसमें टर्म यूज किए जाते हैं। दीज टर्म्स आर ऑलवेज कंफ्यूजिंग। जैसी ज़रूरत पड़े वैसा टर्म आप यूज़ करना। तीन होते हैं, अपने जहन में बिठा लो, W बाई डब्लू, V बाई V और W बाई V। ये तीन हमारे फॉर्मूले हो गए परसेंटेज से रिलेटेड। ये हमारे फॉर्मूले थे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड। ठीक है, अभी इसमें नॉर्मेलिटी और जो टर्म है वो अब ज़माना चला गया है, वो सब हटाए जा चुके हैं बहुत पहले ही। ठीक है, अभी भी ISC बोर्ड में और कई जगहों पर इसको पढ़ा जाता है। आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, और मैं भी कभी बता दूंगा, लेकिन अभी हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं होते हैं। जैसे कि एक मैं और आपको बता देता हूँ कि रूल्स फॉर राउंड ऑफ, ये भी एक फॉर्मूला ही मान लो आप। मैं फॉर्मूले की फॉर्म में ही इसको आपको लिख के दे रहा हूं। देखो, इफ लेस देन 5, कोई चेंज नहीं करो, नो चेंज। इफ ग्रेटर देन 5 ऐड 1। ठीक है, ऐड कर दो, ये आप छोटी क्लास में ही पढ़ चुके होंगे। इफ 5, तो 5 में क्या करना है, ऐड 1 इफ ऑड। अगर 5 के पहले का नंबर ऑड नंबर बिफोर 5 के पहले अगर ऑड नंबर है तो ऐड करो 1, और नो चेंज इफ इवन नंबर बिफोर 5। 5 से पहले इवन नंबर अगर है तो हम उस पर कोई चेंज नहीं करेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।